हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 16 जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह आपके एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई या आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइंस जो कि रेलवे में 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही अनिवार्य होता है। हमने जो कि क्वेश्चन लाया है यह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सारे 2018 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम सभी क्वेश्चन को इस टेस्ट में कवर करेंगे और यहाँ से आपकी साइंस की तैयारी कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बायोलॉजी के थ्योरी सेशन को कंप्लीट किया है, वहाँ से आप बायोलॉजी को भी कवर कर सकते हैं। और जब भी आप सेट लगाएं तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट करते जाएं। लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। और यदि आपको PDF भी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है आपका स्थिति, बी है बल, सी है संवेग और डी है समय। आपको पता है कि न्यूटन ने कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था गति के। पहला है आपका V बराबर U प्लस AT, याद रखिएगा। दूसरा है आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा है आपका V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में आप गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। आप तो पहले पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं कि गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन हम आपको बताएंगे, जब भी गति के समीकरण दे और पूछे कि उसका वेग और स्थिति के बीच में क्या संबंध है, या स्थिति और समय के बीच में क्या संबंध है, या कौन सा समीकरण क्या संबंध दर्शाता है, तो हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको प्रारंभिक वेग u और त्वरण यानी कि a को काट देना है। बाकी जो बचेगा वही आपका बताएगा कि उसके बीच में संबंध क्या है। तो हमने देखा कि गति का तीसरा नियम क्या है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS है। तो हमें क्या करना है, प्रारंभिक वेग और त्वरण को काट देना है। उसके बाद देखेंगे क्या बचा, उसके बाद अंतिम वेग बचा और स्थिति बचा। यानी कि गति का तीसरा नियम क्या दर्शाता है, तो वेग और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, यदि पहला समीकरण पूछे तो किसके किस में संबंध दर्शाता है। इसमें क्या करेंगे, हम प्रारंभिक वेग और त्वरण काटेंगे तो क्या बचा, वेग और समय के बीच में। यानी कि यदि आपसे पूछे कि गति का पहला समीकरण किनके बीच में संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। उसी प्रकार से हम गति के दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। हमें क्या करना है, प्रारंभिक वेग काटना है और त्वरण काटना है। उसके बाद क्या बचा, आपका स्थिति बचा और समय बचा। तो आपसे पूछे कि गति का दूसरा समीकरण यानी दूसरा नियम क्या बताता है, किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो समय और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए आपका फ्रक्टोज, बी है माल्टोज, सी है सुक्रोज और डी है लैक्टोज। यह प्रश्न आपका NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान से देखते जाइए किस किस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए तो आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे। और आपको NCERT का 9 और 10th का NCERT का बुक सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, जो फलों में मीठेपन का स्वाद होता है यानी वह फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है,
जो फल हो गया, शहद हो गया, तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। माल्टोज जो है कि आपका अनाज में पाया जाता है, यानी कि अनाज की शर्करा है। सुक्रोज जो पाया जाता है यह आपका क्या है? गन्ने की शर्करा है। गन्ना में सुक्रोज पाया जाता है, जिसे हम जो घर में शुगर मिलता है ना, उसमें क्या होता है? सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद लैक्टोज, जो लैक्टोज शुगर है ये आपके दूध में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए चांदी, बी सोडियम, सी सोना और डी मरकरी, ठीक है। तो देख लेते हैं जो सबसे कम अभिक्रियाशीलता है वह आपका क्या है? इन सब में से सोना सबसे कम अक्रिय धातु है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम श्रेणी देख लेते हैं, जो रिएक्टिव श्रेणी है उसमें देख लेते हैं सोना कहाँ है। तो देख लेते हैं, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है, जो नीचे वाले हैं क्या हैं? लिस्ट रिएक्टिव तत्व हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है। इसीलिए पोटेशियम को हम क्या करते हैं? खुले में नहीं रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि यह आग ना पकड़े, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा सोडियम और पोटेशियम तुरंत क्या करेंगे? आग पकड़ लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम चाकू से भी काट सकते हैं। देख लेते हैं, यानी कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन से कम कॉपर, और उसके अलावा आपका मरकरी है, उसके बाद चांदी है, लास्ट में आपका सोना है। सोना सबसे कम रिएक्टिव तत्व है, इसीलिए सोना को हम मुक्त अवस्था में प्राप्त करते हैं और इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इस जो सीरीज है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस सीरीज से एग्जाम में प्रश्न अवश्य बनता है, चाहे आपका एलपी हो, टेक्नीशियन हो या जेई हो, किसी न किसी में आपका इस श्रेणी से प्रश्न आएगा ज़रूर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, आपको प्रकाश की गति बताना है, ठीक है। उस माध्यम में प्रकाश की गति बताना है कि उसमें कितना चाल होगा प्रकाश का। तो फार्मूला होता है, माध्यम में चाल बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के अपवर्तनांक, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। अपवर्तनांक कितना है? 1.5। काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह में से संबद्ध तत्वों के अणु में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी कि सेम ग्रुप में, जैसे कि ऊपर से नीचे गए तो इसमें जितने भी तत्व हैं, इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें क्या समानता होती है? समान प्रोटॉनों की संख्या होती है, बी समान न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, सी समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। जैसे आपका ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या समान रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, 37, 55 और 87। ये सब क्या है? ये सब परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे लिथियम का 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का देख लेते हैं, सॉरी 1 और 2 नहीं, इसका हो जाएगा 2 और 1, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम का 2, 8, 1। उसके बाद हम पोटेशियम देख लेते हैं, 2, 8, 8, 1, 8, 8, 16, 2, 18, 1, 19। यानी कि आपको क्या सेम दिख रहा है? सेम बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है ना। यानी कि
किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, किसी भी में, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के बाह्य कोश में संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आवृत्ति, बी विस्थापन, सी परिमाण और डी आयाम। तो हम देख लेते हैं, जैसे कोई तरंग है, ये जो ऊपर उठता है इसे हम कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे वाला भाग है इसे हम कहते हैं गर्त। पूछा क्या है कि तरंग के गर्त की गहराई यानी कि ये वाला भाग क्या कहलाएगा। तो कोई भी तरंग चाहे ऊपर यानी कि श्रृंग में जितना भी अधिक जाए या गर्त में जितना अधिक दूरी तय करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। यानी इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। आयाम, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक, जितना मतलब कि गर्त जितना अधिक दूरी तय करता है, अधिकतम दूरी, उसे हम आयाम कहते हैं, या गर्त जितना अधिकतम दूरी तय करता है उसको हम आयाम कहते हैं। आवृत्ति क्या होता है कि कोई तरंग 1 सेकेंड में कितना कंपन करता है या कितना श्रृंग गर्त बनाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ से चालू हुआ और यहाँ से यहाँ तक आया, इसे हम कहेंगे एक कंपन, यानी कि 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा हम उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमने क्या बताया था कि गर्त में जितनी अधिक दूरी तय करेगा, जितनी गहराई जाएगा, उसे हम कहेंगे आयाम। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और एक श्रृंग और अगले श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसी प्रकार से एक गर्त और दूसरे गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो कि पानी को ले जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तना, बी जड़ें, सी है जाइलम और डी है डंठल। तो याद रखिएगा, जो जाइलम है वही पानी और खनिज के परिवहन करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो जाइलम ऊतक है वह क्या करता है, वह पौधों में पानी और खनिज का परिवहन करता है। जैसे क्या है देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। तो जाइलम में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, वाटर का, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। उसके बाद देखिए जल कहाँ गया, इसमें आया। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, फ्लोएम क्या बनाएगा, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन आप क्या कर रहा है, सुक्रोज का, यानी कि भोजन का परिवहन का कौन करता है, या फ्लोएम करता है। इससे भी याद रखिएगा, फ्लोएम का जो परिवहन क्या होता है, परिवहन की जो दिशा होती है ऊपर से नीचे होती है, लेकिन जाइलम का नीचे से ऊपर। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, तनु अम्ल में पानी डालना चाहिए, या सांद्र अम्ल में पानी डालना चाहिए, या सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल डालना चाहिए, या पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जब भी हमें अम्ल को तनु करना है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पानी में सांद्र अम्ल को डालना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला है कि तनु अम्ल में पानी डालना चाहिए, यह गलत है। सांद्र अम्ल में पानी डालना चाहिए, यह भी गलत है। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल डालना चाहिए, यह भी गलत है। यानी कि पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो अम्ल है बहुत ही ज्वलनशील है। अगर आप क्या करेंगे कि आपके पास क्या है, ये अम्ल है और आपने जल की बूंद डाला थोड़ा सा, तो क्या करेगा, ये अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालेगा, अधिक मात्रा में ऊष्मा, जिसकी वजह से आप जल भी सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जो क्या होता है कि जल की
जो विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिक होती है। ठीक है, जब हम सांद्र अम्ल को धीरे धीरे हम जल में डालेंगे तो जो भी ऊष्मा निकलेगी वह धीरे धीरे क्या करेगा कि जल सोखता चला जाएगा, और जिससे क्या होगा कि दुर्घटना होने की चांस नहीं रहेगी। ठीक है, यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि जब भी अम्ल को तनु करना होता है तो हम जल में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल को मिलाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, अम्ल को जल में मिलाते चले जाएंगे। तो यह आपकी क्या है, यह सही विधि है और यह वाला क्या है, गलत विधि है, इसे समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर होता है 1/2 mv²। जो के ई है वह v² के समानुपाती है। इसका मतलब कि जब गतिज ऊर्जा हम 2 गुना करेंगे, वेग हम 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² के समानुपाती है। ठीक है, जैसे कि हम के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना किया तो v समानुपाती 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, के समानुपाती 4, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेम्स वाटसन और डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा, अनुवांशिकी का जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको अपचयन बताना है। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और किसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जिंक पर जब जिंक ऑक्साइड को हम तोड़ेंगे तो जिंक पर +2 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे जिंक क्या है आपका मुक्त अवस्था में है, यानी कि जिंक पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मुक्त अवस्था में कोई भी एटम मुक्त अवस्था में रहता है तो उस पर 0 आवेश होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का अपचयन हुआ। ठीक, इसके अलावा और भी जान लेते हैं, मतलब कि किसी भी परमाणु से या तत्व से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन निकल गया। तो इससे भी पता करेंगे कि इसका जिंक का क्या हुआ, जिंक का अपचयन हुआ। ठीक है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आपको बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है, तो किसका हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमने कल बताया था कि यदि सबका मात्रक अलग अलग है तो आप बस उस मात्रक पर ध्यान दीजिए, बाकी परिमाण पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो जूल किस में है, सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि लगाना चाहते हैं तो क्या होता है, यह बराबर होता है, आपको कार्य निकालना है तो W बराबर होता है F × S। F कितना है 25 न्यूटन, S कितना है 5 मीटर,
यानी 25 5 125 जूल हो जाएगा। ठीक, तो इतना करने से क्या ज़रूरत है, आपका समय बच रहा है तो समय बचा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, साल्मोनेला, बी है राइजोबियम, सी है कोलाई और डी है सीडोमोनास। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या है? नाइट्रोजन को बनाए रखना, पर्यावरण में नाइट्रोजन को बनाए रखना या मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहलाता है। तो राइजोबियम जो आपका जीवाणु है या क्या करता है कि यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। जैसे कि जितने भी दलहन पौधे हैं, जैसे आपका मटर हो गया, आपका चना हो गया, ढाइचा हो गया, ये सब क्या है? ये सब उसके जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। ठीक है, जो कि उसके में नाइट्रोजन की उर्वरता मतलब कि उपलब्धता को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर गर्म तब तक किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम ताप को आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी तापमान दिया है उसे हम केल्विन बदलेंगे। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इससे केल्विन बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, तो केल्विन में आपका कितना हो जाएगा? 27 + 273, यानी कि आपका हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, फार्मूला क्या होता है कि V समानुपाते T, इसका मतलब क्या हुआ कि V1/T1 = V2 V1/V2 = T1/T2। इस फार्मूला से हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले V1 क्या था आपका? 1 था, अब V2 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपका T1 का मान दिया है केल्विन में कितना? 300 केल्विन दिया है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, V1/V2 और T1/T2 का मतलब कि जो आपका V1 दिया है, V1/V2 = T1/T2। हम V1 का मान रखेंगे 300, V2 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी हमारा V1 का मान है 1, V2 का मान हो गया 2 गुना, T1 का मान है 300 और T2 का मान हमें निकालना है। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? T2 इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, यानी कि T2 बराबर आपको हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, अब हमें सेंटीग्रेड में बताना है, तो क्या करेंगे हम? 600 में से 273 घटा देंगे। जब 600 में से -273 करेंगे तो कितना आएगा आपका 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एक तरीका हम और बताते हैं आपको पता है कि V समानुपाते T है। इसका मतलब कि जो आपका T का मान दिया है, T1 का मान जो है कि आपका 300 केल्विन, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम केल्विन बदलेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो जो आपका यानी कि 300 जो केल्विन बराबर क्या होता है आपका, यानी कि 1 बराबर क्या है? 300 केल्विन। ठीक, 1 क्या है? V1 का आयतन, V2 का आयतन कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 गुना हो जाता है तो V1 आपका 1 हो जाएगा और V2 आपका 2 हो जाएगा। तो 1 का मान 300 केल्विन है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 600 केल्विन। ठीक, जब 600 केल्विन हो गया तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, तो हम क्या करेंगे? 273 घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति का इकाई क्या होगा? तो शक्ति का इकाई हमने बताया है आपको, क्या होता है? वाट होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
1 किलोवाट बराबर कितना होता है, याद रखिएगा 1000 वाट, इसे भी याद रखिएगा। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। एम्पियर किसका है, आपका धारा का। और केल्विन तापमान का, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि वह कौन से प्राणी हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपके सामने है। ए है एनिमेलिया, बी है प्लांटी, सी है मोनेरा और डी प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, जो कि एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। यानी कि ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो बाहर देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, क्या है, कोशिका भित्ति है। ये क्या कार्य करता है, यह पौधों को बाह्य वातावरण से रक्षा करता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब भी मेटल और नॉन मेटल बंध बनाते हैं तो कौन सा बंध बनता है, आपका आयनिक बंध बनता है। कौन सा, आयनिक बंध बनता है। लेकिन जब भी आपका अधातु और अधातु मिलकर बंध बनाते हैं तो वह कौन सा बंध बनता है, आपका सहसंयोजी बंध बनता है। यानी कि इसमें नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, तो कौन सा बंध बना, आपका सहसंयोजी बंध बना। ठीक, कार्बन क्या है, आपका अधातु, हाइड्रोजन क्या है, अधातु, तो कौन सा बंध बना, सहसंयोजी बंध बना। ऑक्सीजन क्या है, अधातु, तो कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। तो किसमें सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम सहसंयोजी बंध को देख लेते हैं। क्या होता है कि सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा, जैसे कोई एटम ए है और एक एटम बी है। अब क्या किया, एटम ए के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ है। एटम बी के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करेंगे, अब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका जुड़ा और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, दोनों क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए। अब देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि अब क्या हो गया, यह सहसंयोजी बंध बना लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है, 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और उसकी ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे उस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। फार्मूला आपको हमने बताया था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। हमने किस प्रकार से बताया था कि यदि आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना तो क्या करना है, हम भी लिखेंगे, उसके अलावा 16 गुणे के 24 करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि आपका भी का मान क्या होता है, भी का मान निगेटिव, सॉरी हमको भी तो निकालना है, भी को छोड़िए, पहले हम यफ का देख लेते हैं। यफ का मान क्या होता है, -16, माइनस में होगा। यू का मान क्या होगा, यह भी -24 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इधर यफ रहेगा तो माइनस में, इधर यू रहेगा तो भी माइनस में, इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा, इधर माइनस हो गया, इधर के बाद ये 24 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस यानी कि जुड़ेगा। जब प्लस माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा, 24 में थे, 24 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके अलावा हमने बताया था कि चिन्ह किसका लेते हैं, जो बड़ा होता है। अब 16 क्या होगा, 16 बटा में होगा ना, और 24 बटा में होगा, क्योंकि 1/16 माइनस में प्लस 1/16 आपका हो जाएगा, सॉरी 1/16 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 1/16 हो गया, 1/24 हो गया प्लस में। अब देखें इसमें बड़ा कौन है, बड़ा आपका 1/16 हुआ ना, तो जब बड़ा 1/16 हुआ तो हम चिन्ह भी बड़ा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 8 3 24 और 16 3 48, यानी कि भी का मान कितना हो गया, -48 हो गया। ठीक, इसे याद रखिएगा। जब भी का मान -48 हो गया तब हम आगे देख लेते हैं। यानी कि यफ का मान आपका है -16, यू का मान है आपका
-24, भी का मान है आपका -48। अब हम क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो होता है क्या है कि आपका -v/u बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई। ठीक, तो हम भी का मान रखेंगे, कितना आ गया -48, आपका हो जाएगा -48 बटा में u माइनस आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, पहले से यहाँ पे माइनस है। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई आपको दिया है कितना, एक प्रतिबिंब की आपको निकालना है, यानी कि ऑब्जेक्ट का आपको निकालना है। ठीक है, और इमेज आपका इमेज निकालना है, इमेज का निकालना है आपको, वस्तु की एक दिया है। अब हम देख लेते हैं, यानी कि 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48, और यहाँ पे प्लस हो गया, एक माइनस से माइनस आएगा, यानी कि जो आपका वस्तु की ऊंचाई होगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक, वो भी माइनस में। तो माइनस क्या दर्शाता है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, तो प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगी और 2 सेमी ऊंची होगी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया। तो आज के लिए धन्यवाद।